कुलभूषण यादव, इसका जो स्पाई पाकिस्तान में पकड़ा गया था, द केस हैज गॉन टू द हेग, उसके बाद अब ये एक बिल हुआ पास बिकॉज ही हैज टू हैव अ काउंसलर एक्सेस टू इट। देखें जी, मैं इस केस से बड़ा बखूबी वाकिफ़ हूँ और मैंने इसमें बड़ी रिसर्च की इस केस में। पहली बात तो ये कि जो मुस्लिम लीग नून है ना, खासकर मियां नवाज शरीफ साहब, उनका भारत के बड़े बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। ये आपसे नहीं 40 सालों से है। बल्कि जब ये जनरल ज़िया के ज़माने में थे तो एक बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, उन्होंने किताब में लिखा है कि जनरल ज़िया ने आखिरी दिनों में इनसे किनारा कर लिया था कि ये 1980s में 88 में 87 में ये भारत गए थे और इनको रेड कारपेट रिसेप्शन दी गई थी नवाज शरीफ साहब को। तो उसको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चाहिए थी कि आप इनसे ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि ये नहीं कि खुदा ना खास्ता वो गद्दार हैं या वो ऐसी चीज़, वो तो कच्चे के जहन के थे। उनके जहन में ये डाल दिया कि ग्रेटर पंजाब बनाए, हम कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे और इसमें तो हमें कोई नुकसान नहीं। तो वो बड़ी जल्दी वो उनकी बातों में आ गए थे और ये यकीन कर लिया था कि ग्रेटर पंजाब बनने वाला है। और उसकी अगर आपने ये देखा होगा अभी वो जब वज़ीर आज़म बनने से पहले एक सशमा जो एक तंजीम है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के साफ़ी, वहाँ तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में एक छोटी सी लकीर है, आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, तो ये छोटी सी एक लकीर आ गई है, हम सिर्फ बस यही फ़र्क है। वो दो कौमी नज़रिए को यकसर फरामोश कर गए थे कि ये भी है। उससे पहले अगर आप ये देखें कि जो ISI के 99 में जो हेड थे ज़ियाउद्दीन भट्ट, जिनको इन्होंने ISI का हेड बनाया था, बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाने की कोशिश की थी तो टेक ओवर हुआ था, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था, वो लोग अभी भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि 99 में उन्होंने पाकिस्तान, लाहौर और पंजाब और रावलपिंडी में कोई 18 के करीब भारतीय जासूस पकड़े जो मौलवी बने हुए थे, जो दहशतगर्द थे, जो टेररिस्ट थे, पाकिस्तान की में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। कहते हमने उनको पकड़ा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप इसको हाईलाइट ना करें, क्योंकि उस वक्त तो भारत से अच्छे वो आने चाह रहे थे ना उस जमाने में वाजपेयी साहब। हाँ, तो कहते हैं जी इस बात को हमने दबा दिया। उसके बाद ये हुआ कि ये इससे पहले हमारा एक सरबजीत सिंह, उसको जो पाकिस्तान वो बाद में जेल में कत्ल हो गया था, उसकी बहन इनको मिलने गई थी और उसको भी इन्होंने यकीन दिलाया था कि मैं आपको जो है ना कुछ अर्से बाद इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद किम बार्कर है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, उसका एक यूट्यूब पे अभी भी चल रहा है, वो ये कहती है कि जिस जमाने में बम्बे में धमाके हुए तो इन्होंने मुझे खुद बुलाया और इन्होंने पंजाब हुकूमत से मुझे फैसिलिटेट करवाया और मुझे वहाँ उस कोर्ट फिर भी एक जगह पर अलेजिडली जाकर बताया कि जिसने वहाँ धमाके किए थे वो यहाँ का रहने वाला था। उस जमाने में एक साबका वजीर आजम एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब ये तो बैकग्राउंड है। अब कुलभूषण यादव जो है ये एक दहशतगर्द है और इसको ISI ने एक ऑपरेशन के जरिए पकड़ा और उस वक्त की आप तमाम मीडिया न्यूज़ और मीडिया जो इनके जो रिपोर्ट्स हैं वो निकाल के देख लें। और जिस वक्त पहले दिन पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी के आर्मी के जो थे और जो वजीर इत्तलात और नशरियात थे उस वक्त PMLN के, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें वजीर इत्तलात और नशरियात एक लफ्ज भी नहीं कहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो इंतहाई नाखुश है कि ये शख्स क्यों पकड़ा गया और ये आर्मी वाले क्यों कह रहे हैं। और उसके बाद सबसे दूसरे दिन जो भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून वो मिलने आता है इस्लामाबाद में नवाज शरीफ साहब से। उसके बाद वो जाता है मरी में इनसे मिलने के लिए, बगैर वीजे के जाता है मरी में। अच्छा, अब जरा ये बताते हैं कि उस मीटिंग के दरमियान में नवाज शरीफ को ये कहा गया कि आपने इसको कौंसलर एक्सेस नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि भारत नो डाउट दे आर वेरी क्लेवर पीपल, ऑब्वियसली बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत बड़ी आबादी है और उनके जो रॉ है बड़ा पैसा खर्चते हैं, उनकी दुनिया भर में रिसोर्सेज है, ज़राए हैं। तो उनको ये पता था कि अब हम शुरू से केस तो बंद है, हम इसको वीक कैसे करेंगे, ठीक है। उस वक्त वजारत खारजा का कलमदान भी नवाज शरीफ के पास था। अब भारत ने एक तरफ तो वो भारत को कहते हैं जी दरमियान में लकीर नहीं है, एक तरफ वो किम बार्कर को बेचते हैं कि जाके देखो कि फरीदकोट में वो रहता था, दूसरी तरफ ये करते हैं कि नवाज शरीफ इनकार करता है कि जी हम इसको कौंसलर एक्सेस नहीं देंगे, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत उसका राइट था, ठीक है।
अब उसने 4-5 दफा कहा, मट्ठी मट्ठी उन्होंने दरख्वास्त की, जो उनको पता था वो इन्होंने इनकार कर दिया। अब हुआ ये कि 2-3 साल फिर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने वो GHQ में उसके खिलाफ जैसे केस चला और उस पर उसको सजा होगी। अब उसको सजा जब होगी तो उसको चैलेंज करने के लिए उनके पास एक ही पॉइंट था कि जो है अपना काउंसलर एक्सेस नहीं थी। दूसरा, फातिमी साहब जो उस वक्त बशीर खाजा था, उन्होंने एक बयान में कहा था हमारे पास सबूत नहीं है कोई इसको कि ये अभी तक, क्योंकि जब ISI जब GHQ वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्होंने इसका जो सिविल एजेंसी थी उनके साथ मालूमात शेयर नहीं की, क्योंकि ये उनका इस्तेकाक नहीं था। क्योंकि ए पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड इज अ फॉरेन नेशनल एंड इज अ टेररिस्ट एंड इज अ स्पाई and he was serving officer in India, so he was charged under the RB Act. And once somebody is charged under the RB Act, the information is not shared with the civilian authority. तो अब सिविलियन अथॉरिटी हमारी बिल्कुल बेखबर थी और उस वक्त हमारे यहाँ टाउंट किए जा रहे थे जो सिविल लीडर कि भाई इसको फांसी दे दो, इसको फांसी दो ना, इसको फांसी दे दो, आपने क्यों रखा हुआ। वो ये समझते थे कि ये हमें GHQ वाले बता भी रहे तो इसका मतलब है इनके पास सबूत नहीं है। हालांकि इंटरनली तौर पर उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा था और वो चल रही थी प्रोसीजर। अब वो गिल्टी हो गया। अब जब वो सजा होगी, उन्होंने जब इसको कोर्ट में कर दिया, जब ये चला गया हेग में चला गया, तो वहां पर भारत ने आज तक पानी के मसले पे, कश्मीर के मसले पे और बहुत सारे डिस्प्यूट्स पे इसकी इंटरनेशनल ICJ की दायरा इख्तियार को नहीं माना। और ये हमारे पास भी उसी तरीके से इख्तियार था। अगर हम ये कह देते कि हम ICJ के इख्तियार को नहीं मानते तो ये हीरिंग नहीं होनी थी। लेकिन नवाज शरीफ के दिल में दोबारा प्यार जागा भारत के बारे में, उन्होंने कहा जी ठीक है हम तो मान लेते हैं, दायरा इख्तियार को मान लिया। और उसके ऊपर जो वोटिंग हुई उसमें एक सिर्फ पाकिस्तानी जज था जिसने नो में वोटिंग की, बाकी साहब ने कहा जी इसको पहली हीरिंग से दूसरी हीरिंग में चला गया। अब केस चला। अब पाकिस्तान इज प्रेजेंटेड देयर केस वेरी वेल। पाकिस्तान जो एक UK से बैरिस्टर थे और पाकिस्तान के जो वकील आए थे जो, और ISI ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, यू विल बी सरप्राइज कि उन्होंने जब उसको पकड़ लिया तो पकड़ने के 2-3 माह बाद डिक्लेयर किया कि हमने इसको पकड़ लिया। और ही वॉज सर्विंग ऑफिसर और उन्होंने उसको लॉग इन करवा कर अपने उसके ऑनलाइन बैंकिंग में वो जो उसको नेवी से सैलरी मिल रही थी वो भी पे स्लिप्स अगर उसने कोर्ट में लगाई है कि उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि जी ये रिटायर्ड है तो ये उसका बैंकिंग चैनल है। और आपको आपको ये पता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ये उसका सगा भांजा है कुलभूषण जाधव, और वो भी ये क्लेम करता रहा कि मैं पाकिस्तान में जासूसी और स्पाई करता रहा हूं। अच्छा, अब अदालत में जब गया, अदालत के सामने द केस वर प्रेजेंटेड वेरी वेल एंड देयर वर लॉट ऑफ एविडेंस। अब उनको ये तो साबित हुआ, दे पाकिस्तान अथॉरिटी प्रूव्ड इन द कोर्ट दैट ही इज अ टेररिस्ट, दे प्रूव्ड ही इज एन इंडियन नेशनल, दे प्रूव्ड that he was carrying an Indian passport. They proved that he was active. He was he was in Iran. He was based in Iran, and he was carrying on his activities from there. अच्छा, अब जो यूनाइटेड नेशन जो ICJ था उसके पास कोई और वजह नहीं थी कि वो ये ना कि सफाई नहीं है, लेकिन उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे भारत का यही मौकफ था कि एज दे डिड नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल, इसको उन्होंने कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी, लिहाजा ये सारा केस इसको वन साइडेड के खत्म किया जाए, कैंसिल किया जाए। तो उनकी प्ली थी कि एक तो इसको कैंसिल किया जाए केस को, गिल्टी केस को रिलीज किया जाए, उनका नाम इसको रिलीज करेंगे, नाम ये कहते हैं ये टेररिस्ट है। हाँ, पाकिस्तान इसको केस को रिव्यू करे। अब पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसी लेजिस्लेशन नहीं थी कि जिसको आर्मी की अदालत में हो और उसको रिकंसिडर किया जाए। So you have to bring a law in to change क्योंकि वो एक था कि क्योंकि आर्मी इज सच इंस्टीट्यूशन, और जाहिर वो किसी एरो गैरे को पकड़ के वैसे उनका क्या लेना देना। तो उनकी जो एविडेंस होती है इंटेलिजेंस वालों की आमतौर पर वो उनके अपने ऑफिसर्स की तरफ से होती है, और आप उनको कोर्ट में नहीं लाना चाहते, आप कोर्ट में नहीं ला सकते उनको कि भी ये बंदा वहां सफाई कर रहा था, ये बंदा वहां सब्जी बेच रहा था, लेकिन वो तो उनका हाजिर ड्यूटी जज बंदे। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसको रिकंसीडर और रिव्यू किया जाए। ये उन्होंने नहीं कहा कि केस को सेट असाइड करें, उन्होंने कहा कि दुनिया बारे में मुअज़्ज़ज़ माशरे में 3 टियर्स होते हैं कि एक सजा हुई, दूसरी जगह गई, तीसरी जगह गई। You have a right of appeal for different अब ये पाकिस्तान में ये लेजिस्लेशन नहीं थी। अब PMLN को दोबारा कहा गया कि आपने ये लेजिस्लेशन नहीं होने देनी, इस वजह से वो इस लेजिस्लेशन के मुखालिफ थे, ताकि ये लेजिस्लेशन ना हो, इंडिया दोबारा ICJ में जाए और कि वी वांट योर ओन डिसीजन टू बी इंप्लीमेंटिंग एंड पाकिस्तान इज नॉट इंप्लीमेंटिंग ICJ's डिसीजन,
सो देयरफॉर दिस इज ब्रीच ऑफ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन यूएन में जाता और यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लग सकती थी। ठीक है, अब ये था इसका पैराग्राफ। अब उन्होंने ये जो लेजिस्लेशन की है, अब ये देखना है कि ये रिव्यू पाकिस्तान की अदालत करेगी, और रिव्यू हमारे लिए, अदालतों के लिए ये बड़ा आसान है कि ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी, ही कन्फेस्ड, उसने माफी भी उससे सारा खुद बयान दिया है कि मैं, अब जो बयान दिया है और वो उससे साथ लोगों को पकड़ाया भी, 300 से ज्यादा बंदे पकड़े गए इसमें सिलसिले में। तो उस सिलसिले में जब ये आगे जाएगा तो रिव्यू होगा। एक तो हमने इसे जो आईसीजे की रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर लेनी है, और दूसरा हम उसको जब चाहेंगे तो सजा देंगे या जो भी करेंगे। इसकी ये वजूहात थी, और इस पर सियासत करके पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें उन्होंने नापुख्ता होने का जो है ना वो इजहार किया है कि उनको सियासत का और कौमी मफाद के मुनाफी काम किया। So this is basically should be national interest. It is because it's security, national security rather than security का इशू, political issues, not party political. देखें ना, उसमें उन्होंने अजमल के साहब को फांसी दी, उन्होंने किसी से उसको अपील नहीं की, हम उसको आईसीजे भी नहीं लेके गए। भारत ने, आपको पता होगा, समझौता एक्सप्रेस में हाजर डिप्टी कर्नल प्रोहोत, ही वाज इन्वॉल्व्ड, एंड हमारे बहुत सारे लोग उसमें जिंदा जल गए थे, 300 से ज्यादा। मौजूदा हुकूमत ने कभी आज तक, साबका हुकूमतों ने कभी भी उनसे ये रेज नहीं किया कि लोगों को सजा दो। ठीक है, हम उसको यूनाइटेड नेशन में लेके जा सकते थे, आईसीजे हम नहीं लेके गए, क्योंकि हमारी जो साबका हुकूमतें थी जितनी भी, उनका इंतहाई अपॉलोजेटिकल एटीट्यूड था। वो ये चाहते थे कि भारत की जो बड़ाई को हम मान लें। और दूसरा ये है कि जब से नवाज शरीफ साहब पाक फौज के खिलाफ है, उनको इंडिया की फौज अच्छी लगती है। वो पाक फौज के बारे में जो भी बातें करते हैं वो वही बातें करते हैं मरियम, जो भारत वाले करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। वो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी है, हमारे पाकिस्तान के 2 दफा 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। उनको अपने वक्ती तौर पर मफादात के लिए दुश्मन की गोद में जाकर नहीं बैठना चाहिए। Do you think then as a nation we put our personal things before national interest? देखिए जी, तरीका का ये है कि हमारे जितने भी साबका सियासतदान आते हैं ना, मैं, इमरान खान भी प्लेयर था, लेकिन उसने 25-30 साल स्ट्रगल किए। ठीक है, लेकिन साबका जो लोग थे ना, इनकी स्ट्रगल नहीं थे। अब नवाज शरीफ या जरदारी को आप क्या समझेंगे इन्होंने सियासत में? जरदारी ने तो बीबी का पैसा संभालने में स्ट्रगल की होगी। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब हैं, बैचलर किया, लॉ किया, उसके बाद कभी वो क्रिकेट खेलते रहे, कभी एक्टर बनने की सोचते रहे, उसके बाद वो आके अपनी जो बाप की बिजनेस है उस पर आके बैठ गए। साथ में उन्होंने हमेशा इसहाक डार और ख्वाजा जैसे लोगों को रखा जो इनकी बैसाखियाँ थे, जो इनको चलाते थे। जहाँ तक उनका IQ लेवल है, मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी 2 किताबें भी पढ़ी हो नवाज शरीफ ने। उनकी नॉलेज जो है ना, मेरे ख्याल में, मैं उनकी नहीं समझता कि उनको इस काबिल हैं कि वो वज़ीर आज़म बनते, लेकिन बन के लोग उन्होंने वोट दिया। अब जब ऐसे लोग हुकूमत में आती है ना, तो इनके जो ज़ाती मफादात हैं उनको वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन वो देखें, अपने दौर में सारे डाक बेसिस पे चला रहे थे। यूनाइटेड नेशन में जाते थे तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और अपनी बेटियों के साथ ले जाते थे। सर, one of the most embarrassing things in life हमने जो देखा है, इट्स द टाइम जब वो प्रेसिडेंट ओबामा के साथ बैठा हुआ है, इसे जिस तरह हम दोनों बैठे हुए हैं, एक बात कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो कहता है प्रेसिडेंट उनको कहता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो नवाज शरीफ सब पढ़ के बता रहे हैं कि क्या। पहली बात तो ये कि इज इन 70s नाउ, और काफ़ी अरसे से उनकी सेहत भी ख़राब है। और मैं आज से 6-7-8 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इनको कुछ जहनी तौर पर भी कोई इनका मसला है। ठीक है, और इस वजह से देखें कि जब ये दोबारा भी हुकूमत में आए थे तो उनमें वो फुर्ती, वो रवानगी इनकी बातों में वो नहीं थी। ठीक है, तो वो उस वजह से, एक तो वजह ये थी, और दूसरा ये है कि ये हमेशा बसाखियों पे चलते हैं ना, खुद तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने यही बात करनी थी। अब मुझे ये बताइए, कौन बंदा ऐसे लीडर को, शख्स को लीडर मान सकता है जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर के सामने यहाँ पर एक एक लफ्ज, डॉट, फुल स्टॉप, कॉमा को भी लोग गौर से हजारों दफा चेक करते हैं, और वहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज है और वहाँ पर जिस तरीके से आप बात करते हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है। आप पर्चियाँ निकाल के पढ़ें, आप what kind of impression you are creating? मैं ख्याल ये बात है इन द बैक।